नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल AMG एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी पिछली जो क्लास है वो नंबर सिस्टम का मैं पहला चैप्टर आपके लिए लेकर आया था, जिसमें हमने कुछ संख्याओं के बारे में डिस्कशन किया था। प्राकृत संख्याएँ आपने पढ़ी, पूर्ण संख्याएँ आपने पढ़ी, और इसके अलावा है जो हमने सम संख्याएँ पढ़ी, विषम संख्याएँ पढ़ी, और उस पर लगने वाले जो कुछ कंसेप्ट है, किस प्रकार के कंसेप्ट उस पर लागू होते हैं, उन सभी कंसेप्टों के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो आइए आज हम उससे आगे वाले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपका जो कीमती समय है उसको फालतू व्यर्थ ना करते हुए डायरेक्ट आज चैप्टर पे आते हैं। आज हमारी जो नंबर सिस्टम की है वो सेकंड क्लास है, और सेकंड क्लास के अंतर्गत हम आगे की संख्याओं के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आगे की संख्याएँ कौन सी है। आगे देखो, आज मैं आपके लिए जो संख्याएं लेके आया हूँ वो मेन इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट रोल रखती है। आज हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक है, अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में। और अभाज्य संख्याएं जो होती है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है मैथमेटिक्स के अंदर। ये आपकी रीजनिंग में भी आएगी। जैसे आप संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ते हो, श्रृंखला पढ़ते हो, सीरीज वगैरह ये आप पढ़ते हो, तो उसमें भी आपके इम्पोर्टेंट होगी, और इन पर एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चन सवाल बनते हैं। तो आइए आज हम सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टॉपिक का नाम आज का जो हमारा रहेगा वो रहेगा अभाज्य संख्याएं। अब देखो, अभाज्य संख्याएं, इनके और कौन कौन से नाम हैं? इनको हम रूढ़ संख्याएं भी बोलते हैं, और इनको हम मौलिक संख्याएं भी बोलते हैं, इनको प्राथमिक संख्याएं भी बोला जाता है, प्राथमिक संख्याएं भी बोला जाता है। अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो इंग्लिश में इनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसी के साथ हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के साथ साथ ही हम आज में जो संख्याएं पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य इन संख्याओं का जो दूसरा नाम है, देखिए, भाज्य संख्याओं को मिश्रित संख्याएं भी बोला जाता है। मिश्रित, क्या हो रहा है? मिश्रित संख्याएं, इसको हम यौगिक संख्याएं भी बोलते हैं, और इसी को हम संयुक्त संख्याएं भी बोलते हैं। संयुक्त संख्याएं, इनको हम द्वितीयक संख्याएं भी बोलते हैं। द्वितीयक संख्याएं, ठीक है, द्वितीयक संख्याएं भी इनको बोला जाता है। अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो जो आपकी भाज्य संख्याएं, मिश्रित संख्याएं, यौगिक संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, द्वितीयक संख्याएं जो होती है, इसको हम बोलते हैं कंपोसाइट नंबर। कंपोसाइट नंबर्स, ठीक है, कंपोसाइट नंबर इसको बोला जाता है। तो आइए अब हमें किसके बारे में डिस्कशन करना है, वो है मेन बात। तो अभाज्य संख्याएं, रूढ़ संख्याएं, मौलिक संख्याएं, प्राथमिक संख्याएं, इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर्स बोला जाता है। अभाज्य संख्याओं के साथ साथ आपको इनके सारे नाम याद होने चाहिए। पहली बात तो यह है कि आपको सभी संख्याओं के सारे नाम याद होने चाहिए। इनको अभाज्य भी बोला जाता है, क्योंकि एग्जाम में अगर मान लो सवाल अगर अभाज्य नहीं पूछ के मिश्रित दे दिया या
यौगिक संख्याएं दे दिया तो आपको कैसे पता चलेगा, जैसे मौलिक संख्याएं बोल दिया, संयुक्त संख्याएं बोल दिया, द्वितीयक संख्याएं बोल दिया, कुछ भी बोल सकता है। तो आपको ये सेपरेटली ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्या भी बोला जाता है, मौलिक संख्याएं भी बोलते हैं, प्राथमिक संख्याएं भी बोलते हैं, और भाज्य संख्याओं को क्या क्या बोलते हैं, मिश्रित संख्याएं, यौगिक संख्याएं, संयुक्त संख्याएं और द्वितीयक संख्याएं। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले अभाज्य संख्या पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ सीखनी होगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो गुणनखंड होता है हमारा, गुणनखंड या इसको आप भाजक बोल लो या अंग्रेजी में कहें तो फैक्टर बोल लो। ठीक है, किसी भी संख्या का गुणनखंड, भाजक या फैक्टर क्या होता है, तो कोई भी जो संख्या होती है उसका गुणनखंड, भाजक और फैक्टर क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिखी, मैं आपसे कहूँ कि 6 में किसका भाग जाएगा, तो आप यही कहोगे कि सर 6 में 1 का भाग जाएगा, 6 में 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और स्वयं 6 का भाग जाएगा। यानी 6 में 1 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 6 का भी जा रहा है। तो गुणनखंड का मतलब है कि 1, 2, 3 और 6 ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, ये इसके क्या हो गए, भाजक हो गए, फैक्टर हो गए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लो ये कोई संख्या है 5, अब इस 5 में किसका भाग जाएगा, तो आप कहोगे कि 5 में 1 का भाग जाएगा और स्वयं 5 का भाग जाएगा। तो ये 1 और 5 ये दोनों इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, भाजक हो गए और फैक्टर हो गए। ठीक है, अगर मैं आपसे आगे कहूँ कि और एक में कोई संख्या लूँ, जैसे मान लीजिए 8, 8 में किसका भाग जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा और किसका भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा और स्वयं 8 का भाग जाएगा। यानी 8 के ये आपका 1, 2, 3 और 4 इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, 4 इसके भाजक हो गए। आइए साथियों और आगे हम जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा 15 में किसका भाग जाएगा, तो आप कहोगे 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का भाग जाएगा और स्वयं 15 का भाग जाएगा। यानी 4 फैक्टर हो गए, इसके 4 भाजक हो गए। ठीक है, और एक मैंने एग्जाम्पल लिखा 7, मैंने कहा 7 में किसका भाग जाएगा, तो आप कहोगे सर 7 में 1 का भाग जाएगा, 7 में 7 का भाग जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी संख्या कुल जितनी संख्याओं से विभाजित होती है, कोई भी संख्या कुल जितनी संख्याओं का उसमें भाग जाता है उसके क्या कहलाते हैं, गुणनखंड, भाजक या फैक्टर कहलाते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बात आपके समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याओं की जो ओरिजिनल जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, आपको देखो अभाज्य नाम से भी पता चल रहा होगा, अभाज्य नाम से आपको पता चल रहा होगा। अभाज्य, अभाज्य का मतलब जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो। अर्थात अगर हम बात करें तो वह संख्या जिसके केवल, वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड, वह संख्या जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं हो, केवल उसके 2 गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है, रूढ़ संख्याएं कहलाती है, मौलिक संख्याएं, प्राथमिक संख्याएं, प्राइम नंबर हम उसको बोल सकते हैं। यानी 2 से ज्यादा जिसके गुणनखंड नहीं होंगे, केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे, 2 ही गुणनखंड उसके पॉसिबल होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 2 गुणनखंड किस किस के होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे संख्या लिख रखी है 6 में बताओ 6 के कितने गुणनखंड हो गए, आप कहोगे 6 के 4 गुणनखंड हो गए। तो क्या ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है बोलो, भाज्य संख्या। मैंने कहा कि बताओ ये 5 कौन सी संख्या है, तो 5 के कितने गुणनखंड है, 1 और 5, 1 तो हो गया 1 और 1 हो गया 5, तो ये 5 कौन सी संख्या है, इसके कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है। तो बताओ 5 कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या। मैंने लिखा यहाँ पे 8,
8 के कितने गुणनखंड है बोलो, 1 2 4 और 8, इसके कितने गुणनखंड हो गए, 4 इसके भाजक हो गए, 4 इसके फैक्टर हो गए। तो 4 कभी भी अभाज्य संख्या नहीं है, 4 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। मैंने लिखा यहाँ पे 7 लिखा, 7 के कितने गुणनखंड है, 1 गुणनखंड 7, एक तो आपका 1 और 1 7, इसके भी कितने गुणनखंड हो गए, 2 गुणनखंड हो गए। तो 2 गुणनखंड हो गए तो ये कौन सी संख्या है बोलो, ये भाज्य संख्या है, ये सॉरी ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। और ये आपके कौन सी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई, और ये आपके कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। 15 की अगर मैं बात करूं तो 1 3 5 और आपका 15, बताओ इसके कितने गुणनखंड हो गए, इसके आपके 4 भाजक हो गए, 4 फैक्टर हो गए। तो क्या 4 अभाज्य संख्या है, क्या 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। यहां तक की बात आपके समझ में आई होगी। यानी कोई भी जो संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, अब 2 गुणनखंड कौन होगा, एक तो स्वयं, एक तो स्वयं एक। अब एक जो होता है इसको आपका यूनिक फैक्टर बोला जाता है, एक जो संख्या है इस एक को हम बोलते हैं यूनिक फैक्टर, एक को हम बोलते हैं यूनिक फैक्टर। यूनिक फैक्टर का मतलब इकाई भाजक, इकाई गुणनखंड, यानी इसका भाग दुनिया की सभी संख्याओं में जाता है, दुनिया की सारी संख्याओं को ये विभाजित करता है एक। तो एक को तो आप छोड़ ही दो, एक के अलावा फिर कौन सी संख्या आ रही है, स्वयं। अर्थात अगर हम इसकी दूसरी शब्दों में यदि हम परिभाषा दें तो इस प्रकार से भी इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि दुनिया की वे सभी संख्याएं जिनमें एक को छोड़कर, जिनमें एक को छोड़कर, अब एक का तो सभी में भाग जाता है, एक को तो आप छोड़ ही दो, एक को छोड़कर दुनिया की ऐसी सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिसमें स्वयं का ही भाग जाए, स्वयं से ही वो विभाजित हो, स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, तो ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्याओं में फिर क्या आ जाएगा, जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, अर्थात वे सभी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का विभाग चला जाए, अर्थात किसी अन्य संख्या से भी वो विभाजित हो जाए, वो कौन सी संख्या कहलाएगी, आपकी भाज्य संख्या, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक की। ये एक क्या है, तो देखिए साथियों, ये एक न तो आपका भाज्य होता है, न ही एक आपका अभाज्य होता है। एक जो है केवल आपका यूनिक फैक्टर होता है, ये केवल एक प्राकृत संख्या है, इसको हम यूनिक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, इसको हम यूनिक फैक्टर बोला जाता है। ये केवल एक प्राकृत संख्या है, ये केवल आपकी क्या है बोलो, प्राकृत संख्या। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, क्यों क्यों, क्योंकि एक, देखो मैंने यहाँ पे लिखा एक। अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल कितने गुणनखंड होने चाहिए बोलो, 2 गुणनखंड हो, वो आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो एक का यदि आप बताओ एक में किसका भाग जाएगा, आप कहोगे एक में एक का ही भाग जाएगा। तो इसका कितने गुणनखंड आ रहे हैं, केवल इसका एक ही गुणनखंड आ रहा है, इसके 2 गुणनखंड नहीं आ रहे हैं, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब जिस संख्या के एक ही गुणनखंड पॉसिबल नहीं है, एक ही गुणनखंड अगर संभव नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि उस संख्या के आप 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड कैसे निकाल सकते हो। तो यानी एक भाज्य भी नहीं है, एक अभाज्य भी नहीं है, एक केवल प्राकृत संख्या होती है। और ये मैंने आपको अभाज्य और भाज्य संख्याओं की परिभाषा अच्छे से समझा दी। अब हम 1 से लेकर 100 तक की जो अभाज्य संख्या हमारी होती है उनको बिल्कुल सेपरेटली रूप से लिखेंगे कि किस प्रकार से संख्याएं होती है। तो देखिए सेपरेटली रूप से इसको हमें बिल्कुल लिखना है, अभाज्य संख्याओं को। मैं थोड़ा, हाँ, यहाँ तक की बात आपके सबके आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे 1 से 100 तक की जो बिल्कुल अभाज्य संख्याएं होती है और भाज्य संख्याएं कितनी होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल उनको सेपरेट करेंगे, अलग अलग। देखना, आइए देखिए, 1 से हमें जो संख्या होती है
अब एक ना तो भाज्य है नहीं अभाज्य, एक दोनों ही संख्याओं में नहीं आ रहा, ना तो अभाज्य में आ रहा है नहीं भाज्य में आ रहा है। तो बताओ एक के बाद में ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं उसी संख्या का भाग जाए एक को छोड़कर, तो वो संख्या कौन सी होगी आपकी 2। अर्थात प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई 2। फिर 2 के बाद आएगा आपका 3, 3 के बाद कौन सा आएगा 5, फिर आएगा आपका 7, 7 के बाद कौन सा आएगा 9 नहीं आएगा, 9 तो भाज्य संख्या है। 7 के बाद आपका 11, फिर आएगा आपका 13, 13 के बाद कौन सा आएगा बोलो 17, 19, 19 के बाद आपके कौन सा आएगा 23, 29, 31, 37, 41। इसके बाद हम लेंगे 43, 47 और कौन सा आएगा बोलो 53, 59, 59 के बाद कौन सा आएगा 61, 61 के बाद कौन सा आएगा आपका 67, 73, 73 के बाद कौन सा आएगा बोलो 79, 79 के बाद कौन सा आएगा आपका 83। देखो 79 के बाद 80 आएगा, 80 भाज्य संख्या होती है, फिर 81, 82 भी भाज्य संख्या होती है, फिर आएगा आपका 83, 83 के बाद कौन सा आएगा आपका 89, ठीक है। और 89 के बाद आपका कौन सा आएगा 89 के बाद जो अभाज्य संख्या होगी वो कौन सी होगी आपकी 90। तो आपकी भाज्य हो जाएगी, 91 में भी नहीं होगी, 92 में भी नहीं होगी। और यदि आप 93 को बोलो तो 93 भी आपकी नहीं होगी। उसके बाद कौन सी होगी 97 लास्ट में जाके, केवल एक ही संख्या होती है। ये 1 से 100 तक लिखी मैंने, बताओ कितनी हो गई, काउंट करो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। कितनी हो गई 24 हो गई। शायद एक संख्या हमने कहीं छोड़ दी, कुछ ना कुछ 25 होती है 1 से 100 तक। ये हमारा 2 3 5 7 11 के बाद 13 आ गया, 17 19 23 29 31 और 37, एक छोड़ दी हमने 37 के बाद 41 43 47 53 59 61, 61 के बाद कौन सा आएगा आपका 63 तो होती नहीं है, 67 हो गई, 73 सॉरी 71 छोड़ दी हमने यहाँ पे, एक 71 और होती है आपके ना। 71 भी आपकी कौन सी संख्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो 67 के बाद आएगा आपका 71, 67 के बाद आएगा आपका 71, फिर आपका 73, फिर आपका 79। ठीक है, आइए बताओ कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। यानी ये आपकी टोटल अभाज्य संख्याएं हो गई और इनकी संख्या कितनी हो गई 25 हो गई। कितनी हो गई इनकी संख्या 25 हो गई। ठीक है, अब ऐसे भाज्य संख्याएं भी आएगी। अब बताओ 2 और 3 दोनों किस में आ गए, अभाज्य संख्याओं में आ गए। तो भाज्य संख्याओं की जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी 4 से, फिर 4 के बाद आपका 5 तो अभाज्य में आ गया, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा आपका 8, 8 के बाद आपका क्या आएगा 9, फिर 10, फिर आएगा 12, फिर कौन सा आएगा बोलो 14, उसके बाद आएगा आपका 15, 16, 16 के बाद क्या आएगा 16 के बाद आएगा आपका 18, 20 और ये इस प्रकार से आगे तक आपका चलता रहेगा 100 तक। ठीक है, ये आपका आगे तक चलता रहेगा, इनका कोई अंत नहीं है। संख्याएं आपकी आगे तक ये अभाज्य संख्याएं और होती है, ये आपके अनंत तक चलेगी। ये जो मैंने संख्याएं लिखी है ये केवल मैंने कहाँ तक लिखी है 100 तक लिखी है। और हमारे एग्जाम्स में जो सवाल आते हैं वो 100 तक की अभाज्य संख्याओं में से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कि 1 से लेकर 100 तक जो कुल अभाज्य संख्याएं होती है वो कितनी होती है, बोलो 25 होती है।
ये आपको डायरेक्टली याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, बोलो 25 होती है। यानी अगर हम 1 से 100 तक की बात करें तो 1 से 100 तक, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं तो होती है आपके, अभाज्य संख्याएं जो होती है आपके 1 से 100 तक, वो कितनी होती है, बोलो 25। ठीक है, अभाज्य संख्या होती है आपके 25। और 1 से 100 तक जो भाज्य संख्या होती है आपके, वो बहुत सारे स्टूडेंटों को शायद पता नहीं हो या किसी को पता हो तो वो सोचते हैं बोले 1 से 100 तक 25 अभाज्य हो गई तो 75 भाज्य हो गई। तो दोस्तों 75 भाज्य नहीं होती, 1 से 100 तक जो भाज्य संख्या होती है वो होती है आपके 74। 74 क्यों होती है? क्योंकि 1 से 100 तक जो संख्याएं हैं टोटल वो कितनी हो गई, बोलो 1 से 100 तक जो संख्याएं हो गई आपकी वो टोटल 100 हो गई, और 100 में से 25 अभाज्य संख्याएं हो गई तो 75 भाज्य संख्याएं बचेगी। लेकिन उसमें हम एक को काउंट नहीं करते, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक न तो भाज्य होता है नहीं एक अभाज्य होता है। तो बोलो एक को छोड़ देंगे तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 99 हो गई, 99 हो गई। और 99 में से अगर 25 अभाज्य संख्याएं तो भाज्य कितनी बची, 74 भाज्य संख्याएं बची। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ से आपके प्रश्न किस प्रकार से, कुछ प्रश्न आपको यहाँ से डायरेक्टली याद रख लें। जैसे बताओ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रथम अभाज्य संख्या, तो बताओ ये कौन सी हो गई आपके, 2 हो गई प्रथम अभाज्य संख्या। ये प्रथम अभाज्य संख्या हो गई आपके। अगर मैं आपसे पूछूं, इसी को वो ऐसे भी पूछ ले, लघुत्तम अभाज्य संख्या, लघुत्तम अभाज्य संख्या, तो ये भी आपके कौन सी हो जाएगी, बोलो 2 हो जाएगी। ठीक है, एकमात्र अभाज्य सम संख्या, और वो होती है आपके 2। और इसको लिख दिया मैंने इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये आपका सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एकमात्र अभाज्य सम संख्या वो कौन सी होती है, 2 होती है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। एकमात्र अभाज्य सम संख्या कौन सी होती है, बोलो 2। एकमात्र मतलब जिसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। एकमात्र केवल अभाज्य सम संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। अभाज्य भी हो और सम भी हो, और आप सभी जानते हो 2 सम संख्या भी है और 2 अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि 2 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। इसके अलावा जितनी भी सम संख्याओं की कैटेगरी में जो भी संख्याएं आएगी वो सबकी 2 की गुणज होगी, 2 की कोई मल्टीपल होगी, जैसे 4, 6, 8, तो उसमें वो सारी जो संख्याएं आएगी वो सभी 2 से विभाजित होगी, तो वो अभाज्य संख्याएं नहीं होगी। यानी अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में जितनी भी संख्याएं आती है वो सारी की सारी संख्याएं कौन सी होती है, बोलो विषम संख्याएं होती है। किसके अलावा, केवल 2 के अलावा। यहां से वो प्रथम अभाज्य संख्या हो गई आपके, इस प्रकार भी बन सकता है, प्रथम अभाज्य विषम संख्या, प्रथम अभाज्य विषम संख्या, बताओ कौन सी हो जाएगी, 3। प्रथम अभाज्य विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब बात करते हैं हम, थोड़ा और आगे बढ़े। देखिए, अब भाज्य संख्याओं की बात करते हैं। प्रथम भाज्य संख्या, प्रथम भाज्य संख्या बोलो कौन सी होगी, 4। प्रथम भाज्य
प्रथम भाज्य, यार क्या हो रहा है इसमें, विषम संख्या, प्रथम भाज्य प्रथम भाज्य विषम संख्या, ये हो जाएगी आपके 9। भाज्य भी हो और विषम भी हो तो देखना कौन सी हो जाएगी, वो आपके 9 हो जाएगी। यहाँ से आप किस प्रकार भी पूछ सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। प्रथम भाज्य विषम संख्या कौन सी होती है, बोलो 9 होती है। इसमें आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है, प्रथम भाज्य विषम संख्या आपकी 9 हो गई, वो इस प्रकार से पूछ ले। लघुतम भाज्य संख्या तो वो भी कौन सी हो जाएगी, आपकी 4 हो जाएगी। छोटी से छोटी भाज्य संख्या तो वो भी आपके कौन सी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ तक की बात आपके समझ में आई होगी मुझे उम्मीद है। आगे हम बढ़ते हैं, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो 1 से लेके 100 तक की संख्याएं बोलो कितनी होती है। मैंने अभी आपको बताया कि 1 से लेके 100 तक, यानी 1 से 100 तक 25 तो क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। 1 से जो 100 तक हम संख्याओं को काउंट करते हैं तो अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, बोलो। अभाज्य संख्याएं होती है आपके 25, ठीक है। और अभाज्य संख्याएं तो आपकी 25 होती है और भाज्य संख्याएं कितनी होती है, 74। भाज्य संख्याएं होती है आपके 74। ये कहाँ तक की बात हो गई, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक। तो अब 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती है, लेकिन वो कौन कौन सी होती है अभी मैंने आपके सामने लिखा था। तो आइए अब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कई प्रकार से एग्जाम में सवाल बन जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं, और यहाँ तक ही बनते हैं, आगे तक तो जाना पॉसिबल भी नहीं है। कि 1 से लेकर 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से लेके 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 11 से लेके 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 21 से लेके 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो वो एग्जाम में कहीं से भी सवाल उठा सकता है, तो उसमें आपको या तो आप अभाज्य संख्याओं को लिखो सेपरेटली सबको, तो सबको लिख लिख कर आप देख लो कि कितनी होती है। तो एक तरीका तो वो हो गया, तो वो टाइम लगेगा उसमें आपको, और कुछ अभाज्य संख्याएं भूल भी गए, बीच में से कुछ छोड़ दी तो गलती हो जाएगी। तो उसके लिए 1 से लेके 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती है उसको हमने एक मोबाइल नंबर बना रखा है, मतलब 10-10 के अंतराल में अभाज्य संख्याओं को हमने क्या कर रखा है, सेट कर रखा है, उसको आपको याद रखना है। तो 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं यदि आपको निकालनी है, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, 1 से 100 तक की यदि आपको अभाज्य संख्याएं निकालनी है तो आपको देखो, ये आपको 10-10 के अंतराल में, 10-10 के अंतराल में, ये जो मैं आपको मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, 10-10 के अंतराल में आपको मोबाइल नंबर याद रखना पड़ेगा। एक 44 22 32 23 21, ठीक है, ये आपको मोबाइल नंबर याद रखना पड़ेगा। अब ये याद रखना ही है आपको, मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, अभाज्य संख्याओं का मोबाइल नंबर है। चाहो तो ट्रूकॉलर पे सर्च कर लेना, ट्रूकॉलर पे जैसे आप इसको सर्च करोगे ये आपको प्राइम नंबर बताएगा, मोबाइल नंबर अभाज्य संख्याओं का है 44 22 32 23 और 21। इसका मतलब ये आपको 10-10 के अंतराल में अभाज्य संख्याओं की काउंटिंग कराएगा। आइए कैसे कराएगा, मैं यहाँ पे लिखूँ, देखना इधर, बोलो। सबसे पहले तो कहाँ से आएगी, 1 से 10 तक, ठीक है, फिर आपकी 11 से 20 तक, फिर आपकी 21 से 30 तक, 31 से 40 तक, 41 से 50 तक, 51 से और 60 तक, 51 से 60 तक। आगे बढ़ेंगे
61 से कहाँ तक आएगी बोलो, 70 तक, 71 से और 80 तक, 81 से 90 तक, 81 से 90 तक, फिर आपकी आएगी 91 से और कहाँ तक बोलो, 100 तक। ठीक है, ये 10-10 के अंतराल में आपको याद रखना है और आपको कुछ भी नहीं करना। 10-10 के अंतराल में जो मैंने आपको मोबाइल नंबर लिखा है वही लिखना है। बोलो क्या आएगा, 44 22 32 23 और 21। ठीक है, ये हो गया आपका 44 22 32 23 और 21। अब इसका मतलब ये है कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है बोलो, 4। 11 से और 20 तक कितनी होती है, 4। 21 से 30 तक कितनी होती है, 2। 31 से 40 तक कितनी होती है, 2। 41 से 50 तक कितनी होती है, 3। 51 से 60 तक कितनी होती है, 2। 61 से 70 तक कितनी होती है, 2। 71 से 80 तक कितनी होगी, 3। 81 से 90 तक कितनी होगी, 2। और 91 से और 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या होती है वो 1 होती है। कौन सी होती है, 97 होती है, 97 होती है। ठीक है, चाहो तो आप कंफर्म कर लो। देखो 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 4 होती है। कितनी होती है बोलो, 4 होती है। आप जैसे यहाँ से पीछे के पेज पे जाओगे तो देखिए, इसको देख लीजिए आप, 1 2 3 और 4, यानी 2 3 5 और 7। तो ये इस प्रकार से आपके अभाज्य संख्याएं होती है। आइए और आगे बढ़ते हैं। इसमें से आपको, अब मैं आपको कहीं से भी सवाल पूछ लो, इसमें से मैं आपसे पूछ रहे 21 से लेके 90 तक बताओ, तो देखो काउंट कर लो, 21 से लेके कहाँ तक जाना है, 90 तक। तो काउंट कर लो, 2 2 4 3 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मैं आपसे पूछ लूँ कि आप मुझे 11 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं बताइए, तो बोलो 11 से शुरू कर दो, 4 2 6 2 8, 8 3 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 13, 13 और 2 15, 15 3 18, 18 और 2 20, रे कितनी हो गई, 21 हो गई। यहाँ से आपके एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछ ले, यहाँ से आपको अगर ये मोबाइल नंबर याद है 44 22 32 23 21, तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हो। कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं और कुछ संख्याओं की। आगे जैसे हम बढ़ेंगे, अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट जो सवाल हमारे एग्जाम की दृष्टि से बन जाते हैं उसके बारे में मैं लिख देता हूँ। तीन अंकों की अभाज्य संख्या, तो ये होती है आपके 101। 3 अंकों की अभाज्य संख्या, और 3 अंकों में कौन सी है ये, बोलो 3 अंकों की तो है, लेकिन 3 अंकों में कौन सी है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 3 अंकों की। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। बिल्कुल ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या को होगी, तो बोलो कौन सी होगी, 101 हो जाएगी। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो वो होती है आपके 997। ये दोनों क्वेश्चन, दोनों सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। यानी एक तो होती है आपके 109 और एक होती है आपके 101 और एक होती है आपके 997।
3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी 997। और आगे अगर हम बढ़े, अभी तक फिलहाल पूछा नहीं है, लेकिन और अगर आगे तक जाए तो आप लिख लो 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य, सबसे, अरे क्या हो रहा है, छोटी अभाज्य संख्या। इसको भी आप लिख लीजिए, ये होती है आपके 1009, यानी 4 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 1009। यहाँ तक ये आपको ध्यान रखना है, इतना ही एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे आगे वो कभी गया भी नहीं, जाएगा भी नहीं, ठीक है। और फिर आगे और बढ़े तो मैं अभी आपको अभाज्य संख्याओं को किस प्रकार से चेक किया जाएगा कि संख्या अभाज्य है या भाज्य है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिर उसको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करके कर सकते हो कि ये संख्या अभाज्य है या भाज्य है। 3 अंकों की होगी तो 3-3 अंक दिए जाएंगे, 5 अंकों की होगी तो 5-5 अंक आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे, उसको आप चेक करके इजीली रूप से सॉल्व कर सकते हो। तो आगे बढ़े, ठीक है। आप इसका थोड़ा रिमाइंड कीजिए चीज़ों को। आइए, यहां तक हो गया हमारा कंप्लीट। अभाज्य संख्याएं हो गई, भाज्य संख्याएं हो गई। 1 से 10 तक, 1 से 100 तक 10-10 के अंतराल में अभाज्य संख्याएं किस प्रकार हमने सेट की उसके बारे में हो गया। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 101 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी 997 होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बोलो, 1009 होती है। अब आगे और हम बढ़े अभाज्य संख्याओं के बारे में, तो देखना थोड़ा सा एक चीज़ आप और ध्यान रखना। एक और मैं यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूँ, ट्विन्स प्राइम नंबर। ट्विन्स प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं जुड़वां अभाज्य संख्या। ट्विन्स यानी होता है जुड़वां अभाज्य संख्या। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे, निम्न में से ट्विन्स प्राइम नंबर कौन सा होगा, यानी जुड़वां अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी। तो आइए, कुछ भी नहीं होता। ट्विन्स प्राइम नंबर वे संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, वे आपके क्या कौन सी संख्याएं कहलाती है, ट्विन्स प्राइम नंबर कहलाती है, जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 और 5, 3 और 5 आपका ट्विन्स प्राइम नंबर है। दोनों के बीच में अंतर कितने का है बोलो, 2 का, ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा 5 और 7, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो ये भी कौन सी हो गई, ट्विन्स हो गई। और आप लिख लो 7 11 नहीं होगा, 11 13 लिख लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप और लिख सकते हो 41 और 43 लिख लो, ठीक है। आगे और आप बढ़ो तो 71 लिख लो, 73 लिख लो। तो ये सभी ट्विन्स प्राइम नंबर है। कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि वे संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, वे संख्याएं, और संख्याएं कौन सी, संख्याएं कौन सी बोलो, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं तो अभाज्य पढ़ेंगे। वे संख्याएं या ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो,
दोहो कौन सी कहलाती है? आपकी जुड़वां भाज्य संख्याएं ट्विंस प्राइम नंबर होती है। ये आप ध्यान रखना, जुड़वां भाज्य संख्याएं ट्विंस प्राइम नंबर होती है। ठीक है, ट्विंस प्राइम नंबर होती है। ठीक है, तो ये आपके ट्विंस प्राइम नंबर हो गई। उसके अलावा ट्विंस प्राइम नंबर के साथ साथ एक और शब्द आता है जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ट्विंस प्राइम नंबर के साथ साथ एक और संख्या होती है हमारी त्रिभुजाकार संख्याएं। ठीक है, त्रिभुजाकार संख्याएं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा यहीं बता देता हूं। अरे यार क्या हो रहा है ये? त्रिभुजाकार संख्याएं, त्रिभुजाकार संख्याएं। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है यार? त्रिभुजाकार संख्याएं, आइए त्रिभुजाकार जो संख्याएं होती है, त्रिभुजाकार संख्याएं क्या होती है? देखो इसमें आपको एक शब्द नजर आ रहा होगा त्रिभुज, एक शब्द नजर आ रहा होगा आपको, इसमें त्रिभुज नजर आ रहा होगा। यानी ऐसी संख्याएं जो आपके त्रिभुज आकृति का निर्माण करें, वे सभी संख्याएं जो त्रिभुज आकृति का निर्माण करें, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनसे त्रिभुज की शेप बनती हुई दिखाई दे, त्रिभुज का शेप बनाए, त्रिभुज की आकृति का निर्माण करे, वे सभी संख्याएं आपके त्रिभुजाकार संख्याएं कहलाती है। जैसे समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये कोई बिंदु लिखा, एक बिंदु, क्या आप इस बिंदु से त्रिभुज बना सकते हो? तो बिल्कुल हम इस बिंदु से त्रिभुज बना सकते हैं। आओ देखना इधर, इनको टच करते हुए आप इससे त्रिभुज बना सकते हो। बन गया, त्रिभुज बन गया। बताओ कितने बिंदु हैं यहाँ पे? एक बिंदु। कितना बिंदु हुआ? एक बिंदु। एक बिंदु हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो पहली त्रिभुजाकार संख्या कौन सी हो गई? एक हो गई। आगे और जैसे हम बढ़े तो मैंने यहाँ पे पहले हमने एक बिंदु लिया था, क्या आप दो बिंदु से त्रिभुज बना सकते हो? नहीं बना सकते। ये दो बिंदु लिए, इनको टच करते हुए आप त्रिभुज बना सकते हो क्या? ये मैंने यहाँ पे लिखा 3। अब इन 3 बिंदुओं से क्या त्रिभुज आकृति का निर्माण हो जाएगा? क्या बोलो? 3 बिंदुओं से त्रिभुज आकृति का निर्माण करेंगे तो 3 बिंदुओं से देखो त्रिभुज आकृति का निर्माण हो जाएगा। इनको तीनों की सतह को आप टच करो। एक मिनट, ये 3 बिंदु ले लिए मैंने। ठीक है, तीनों की सतह को टच करेंगे। अब देखना इधर, ये तीनों को छूते हुए बताओ त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो कितने हो गए यहाँ पे? कितने बिंदु हैं? 3 बिंदु। तो दूसरी त्रिभुजाकार संख्या कौन सी हो गई आपकी? 3 हो गई। उसके बाद में जैसे आगे और बढ़े, अब मैं ले लेता हूं 3, 4। कितने बिंदु हैं बोलो? आप कहोगे कि सर इसमें 5 बिंदु हैं, तो इससे भी आपके त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। देखना इधर, ये आपके त्रिभुज बन गया। कितने बिंदु हैं? 5 बिंदु। तो ये आपके हो गए 5 बिंदु। ठीक है, उसके बाद में आगे और त्रिभुजाकार संख्याएं आएगी, और लेके देख लेते हैं एक बार। देखना इधर, बताओ क्या इससे भी आपका त्रिभुज बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, इससे भी आपका त्रिभुज बन जाएगा। देखो अगर हम इसको टच करेंगे, इन बिंदुओं को टच करेंगे, तो इन बिंदुओं से आपके त्रिभुज आकृति का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब बताओ कितने बिंदु हो गए इसमें? 1 2 3 4, 4 3 7 2 9, 9 1 कितना हो गया? 10। यानी 10 भी कौन सी संख्या होती है?
त्रिभुजाकार संख्या होती है। तो त्रिभुजाकार संख्याएं कौन सी होती है, यानी ऐसे बिंदुओं की संख्या या ऐसे वह बिंदु जो त्रिभुज की शेप बनाए, इन उन सभी बिंदुओं की जो संख्या होती है वो आपकी त्रिभुजाकार संख्याएं कहलाती है। निकालोगे कैसे, किस प्रकार से इनको निकाला जाएगा, तो देखना किस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं संख्याओं को, और कैसे आगे की संख्या निकालेंगे। कि यहाँ तक तो त्रिभुज बना बना के आपने लिख दी, फिर आगे की हम कैसे निकालेंगे, वहाँ त्रिभुज बनाने बैठेंगे क्या, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो पहली त्रिभुजाकार संख्या कौन सी हो गई, 1, ठीक है। आगे की निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आगे की जितनी भी त्रिभुजाकार संख्याएं होगी उसमें 1 से शुरू करते हुए सभी प्राकृत संख्याओं को लगातार कंटिन्यूअस क्रमागत रूप से जोड़ते जाओ, आगे की संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। देखो 1 में क्या जोड़ोगे, बोलो 2, कितनी आ गई 3, ठीक है। 1 और 2 कितनी हो गई 3। फिर 1 से शुरू करते हुए गिनती को जोड़ते जाओ आप क्रमागत रूप से प्राकृत संख्याओं को, आगे क्या आ जाएगी 1 + 2 + 3, कितना हो गया बोलो 3 और 2 5, 5 रे कितना हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है। कितना हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितने हो गए 3, सॉरी यहाँ मैंने ये कितने बिंदु हैं यहाँ पर, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर 6 बिंदु थे, 6 होगी ये आपकी संख्या। 1 मिनट, ये आपकी हो जाएगी 6। देखो 1 2 3 4 5 6 बिंदु है ना, यहाँ पे 6 हो जाएगी। पहली 1, दूसरी 3, फिर तीसरी 6, फिर 10। अब आ जाओ, अब कैसे निकालेंगे देखना इधर। देखो ये हो जाएगी आपके 1 2 3, फिर जोड़ दो आप 4, बताओ 4 3 7 2 9, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10, ठीक है। आगे की निकालोगे 1 + 2 + 3 + 4, 4 + 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 रे कितना हो जाएगा बोलो 15, ठीक है। और आगे की निकालो 1 2 3 4 5 और 6, कितना हो जाएगा बोलो 6 और 5 11, 4 15, 15 और 3 आपका 18 और 2 20 रे कितना हो जाएगा 21। अब तो यार आप आगे खुद ही जोड़ सकते हो, यहाँ का पल का योगफल अगर 21 आ गए तो आगे की कौन सी हो जाएगी, 21 में 7 जोड़ दो 28, फिर आगे की कौन सी हो जाएगी 28 में 8 जोड़ दो, कौन सी हो जाएगी 36, 36 में 8 आपने जोड़ दिया, फिर आप 9 जोड़ दो, 36 9 कितनी हो जाएगी बोलो 45, फिर आप 10 जोड़ दो कितनी हो जाएगी 55। तो इस प्रकार से आप आगे की त्रिभुजाकार संख्याएं निकाल सकते हो। यहाँ तक की बात आपके समझ में आई होगी। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमें कौन सी संख्याएं पढ़नी है देखना, ठीक है। अब आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आगे हम अब संख्याएं जो पढ़ेंगे, अभाज्य संख्याएं आपने पढ़ ली, अभाज्य संख्याओं के साथ साथ में आपको को प्राइम नंबर के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। अब देखना इधर, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या, अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। इसमें आपको एक शब्द दिख रहा होगा, सह में एक शब्द दिख रहा होगा, इसमें आपको सह में, देखो सह का मतलब क्या होता है, सह का मतलब होता है 7, सह का मतलब क्या होता है 7 होता है। सह अभाज्य संख्याएं यानी 7 7, अब 7 कौन होगा, एक अकेली संख्या तो होगी नहीं, 7 या तो 2 होगा या 3 होंगे या 4 होंगे तभी जाके 7 होगा। 7 के लिए साथी चाहिए, साथी के लिए आपको 2 या 3 या 4 की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्याएं यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का कुछ समूह होगा, अकेली संख्या तो होगी नहीं। अब परिभाषा को यदि आप ऐसे समझो, परिभाषा अभाज्य संख्याओं का मतलब अभाज्य संख्याएं, सह का मतलब 7, और परिभाषाओं को यदि आप समझ के अगर आपने ये परिभाषा दे दी और आपके दिमाग में अगर ये बात आ रही होगी कि
दो या दो से अधिक दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें लिखी हुई सारी संख्याएं कौन सी हो, अभाज्य हो, तो वो सहभाज्य संख्या होती है। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका कोई औचित्य नहीं है यहाँ पर। अगर आप इसको नाम को समझ के अगर इसकी परिभाषा दो तो देखो सहअभाज्य संख्याएं वास्तव में क्या होती है, किस प्रकार से होती है, उनके बारे में आपको बताता हूँ। सहअभाज्य संख्याएं देखो, जरूरी नहीं है कि उसमें लिखी हुई सभी संख्याएं अभाज्य हो। ठीक है, उसमें लिखी हुई भाज्य हो, कुछ अभाज्य हो, कुछ भाज्य हो। देखना, रियल में जो सहअभाज्य संख्याओं का जो मेन जो मतलब होता है, जो मेन इसकी परिभाषा वह होती है कि ऐसी सभी संख्याएं, दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह या दो से अधिक लिखी हुई सभी संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, केवल एक हो। जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी इसका जो कॉमन फैक्टर है, इसका जो कॉमन फैक्टर है वो कितना होना चाहिए, ओनली एक होना चाहिए। कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए, वही क्या कहलाती है, हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। कॉमन फैक्टर बोल लो, उभयनिष्ठ बोल लो, या अगर आप कहो तो हम उसको मस भी बोल सकते हैं कि सहभाज्य संख्याओं का जो मस होता है वो सदैव एक होता है। समझना इधर, जैसे मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिखी 4 और 6, यानी मैं आपसे पूछूं कि इस 4 में और 6 में ऐसी संख्या कोई है क्या जिसका भाग 4 में भी जा रहा है और 6 में भी जा रहा है, तो आप कहोगे कि इसमें दोनों में 2 का भाग जा रहा है, यानी 2 इसका क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। 2 का भाग 4 में भी जा रहा है, 2 का भाग 6 में भी जा रहा है, तो ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इसका क्या हो गया, बोलो 2 कॉमन फैक्टर हो गया। मैंने आपको क्या बताया कि सहअभाज्य संख्या वो होती है जिसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, एक के अलावा किसी भी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता उस समूह में। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे और एक संख्या लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे संख्या लिखी 5 और 3। अब बताओ 5 और 3 में कोई ऐसी संख्या है क्या, एक के अलावा, जिसका भाग 5 में भी जाए 3 में भी जाए, तो आप कहोगे नहीं है, वो केवल एक ही ऐसी संख्या है जिसका भाग दोनों में जाएगा। तो ये कौन सी संख्या हो गई, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे और एक संख्या लिखी, बताओ ये संख्या लिखी मैंने 8, ठीक है, और एक संख्या लिखी मैंने 9। अब बताओ ये सहभाज्य संख्या है क्या, दोनों संख्याएं भाज्य है। देखो 8 स्वयं अगर 8 को अगर हम देखें तो 8 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। अगर हम 9 को देखें तो 9 कौन सी संख्या है, बोलो भाज्य संख्या है। लेकिन अगर हम दोनों को देखें तो ये कौन सी संख्या है, ये सहअभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी संख्या बताइए जिसका भाग 8 में भी जाए 9 में भी जाए, तो आप कहोगे 2 का भाग जाएगा, लेकिन 2 का भाग तो 8 में जाएगा, फिर 9 में नहीं जाएगा। आप कहोगे कि सर 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग 9 में जाएगा, 8 में नहीं जाएगा। यानी ऐसी संख्या का चयन करो, ऐसी संख्या बताओ जिसका इसमें भी जाए और इसमें भी जाए, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। यानी इसका कॉमन फैक्टर कितना है, केवल एक है। तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है साथियों, ये भी आपके सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। आइए और आगे बढ़े। अब ये दोनों भाज्य हो गई आपके। जैसे मैंने एक संख्या ली, मान लो 18, और एक संख्या ले ली मैंने 7। बताओ ये सहअभाज्य है क्या, दोनों का कॉमन फैक्टर एक है क्या, तो बिल्कुल एक है, क्योंकि दोनों में ऐसी कोई संख्या नहीं है दुनिया में जिसका भाग 18 में भी चला जाए और 7 में भी चला जाए। ठीक है, ज़्यादा संख्याएं भी इसमें ले सकते हैं हम, जैसे 4 ले लिया मैंने, 6 ले लिया मैंने, और एक मैंने ले लिया 5। अब बताओ क्या ये सहअभाज्य संख्याओं का समूह है, बिल्कुल सहअभाज्य संख्याओं का समूह है। क्योंकि देखो 2 का भाग 4 में और 6 में जा रहा है, लेकिन 5 में नहीं जा रहा। तो ये जो समूह में जो तीनों संख्याएं हैं, इसमें केवल एक ही ऐसी संख्या है जिसका भाग 4 में भी जाए, 6 में भी जाए, 5 में भी जाए। यानी एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 4 को भी विभाजित करे, 6 को भी विभाजित करे और 5 को भी विभाजित करे। तो ये कौन सी संख्या हो गई, सहअभाज्य संख्या हो गई। कहने का मतलब ये है कि सहअभाज्य संख्याएं जो होती है हमारी, उस सहअभाज्य संख्याओं का जो समूह होता है, सहअभाज्य संख्याओं के समूह में जो लिखी हुई संख्याएं हैं वो आपके भाज्य भी हो सकती है सभी संख्याएं,
सभी संख्याएं अभाज्य भी हो सकती है, कुछ संख्याएं भाज्य और कुछ संख्याएं अभाज्य भी हो सकती है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सहभाज्य संख्याओं के समूह में लिखी हुई सारी संख्याएं अभाज्य होगी। इस चीज के बारे में आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो मान लो सभी संख्याएं देखो भाज्य भी हो सकती है। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाज्य, ठीक है। भाज्य संख्याओं को जैसे मैं लूँगा, तो मैंने यहाँ पे संख्या लिखी 8 और मैंने संख्या लिखी 9, ठीक है। बताओ ये सहभाज्य संख्या है क्या? तो ये सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका भाग 8 में भी जाए और 9 में भी जाए। तो ये कौन सी संख्या हो गई? सहभाज्य। लेकिन दोनों अपने आप में कौन सी है? भाज्य। 8 भी भाज्य है और 9 भी भाज्य है, ठीक है, लेकिन सहभाज्य है, ठीक है। उसके अलावा जैसे हम ले लेते हैं अभाज्य, ठीक है। अभाज्य संख्या में लेता हूं, मैंने यहाँ पे एक संख्या ली 3 और एक संख्या ली 5। बताओ ये 3 और 5, 3 अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, और ये दोनों क्या है? सह अभाज्य, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका भाग 3 में भी जाए और 5 में भी जाए। अब यहाँ पर और एक संख्या लेता हूं मैं, भाज्य या अभाज्य, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं इसमें, भाज्य या अभाज्य। ये ले लिया मैंने यहाँ पर 9 और एक मैंने संख्या ले ली यहाँ पे 7। बताओ 9 कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। 7 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। लेकिन ये दोनों कौन सी संख्या है? ये दोनों सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 9 में भी चला जाए और 7 में भी पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात आपके समझ में आई होगी। आइए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार का कंसेप्ट आपको अब समझना है। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना। सहभाज्य संख्याओं के बारे में, को प्राइम नंबर के बारे में आपको पूरी जानकारी रहनी चाहिए। और आगे बढ़ेंगे, अब देखना। तो को प्राइम नंबर हो गया हमारा, ट्विंस प्राइम नंबर हो गया, त्रिभुजाकार संख्याएं हो गई, ट्रायंगल नंबर्स हमारे हो गए। अब कुछ एक कंसेप्ट है जो अभाज्य संख्याओं के ऊपर लागू होते हैं। बताओ अभाज्य संख्याएं जो मैंने आपको बताई वो कहाँ से बताया? अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 2 से। 2 के बाद कौन सी आती है बोलो? 3, फिर 5, फिर आती है आपके 7, 7 के बाद कौन सी आती है? 11, फिर 13, फिर ऐसे आपके ये कहाँ तक चलती है? अनंत तक। अनंत तक अभाज्य संख्याएं चलती है, इसका कोई अंत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक कंसेप्ट लागू होता है कि यदि मैं सभी अभाज्य संख्याओं को जोड़ूं, सभी अभाज्य संख्याओं का यदि योगफल करूं और सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल को मैं जोड़ूं, मैं आपसे बोलूं, तो सभी अभाज्य संख्याओं का पहले तो योगफल करना ही पॉसिबल नहीं है। आप कहोगे सर योगफल करना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं कितनी है ये हमें पता ही नहीं है कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, और वास्तव में पता भी नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि फिर भी इनका योगफल करो, और योगफल करके सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल करो, और उस योगफल में से आप विषम अभाज्य संख्याओं के योगफल को घटाओ और आपको घटाकर मुझे उत्तर दो कि उत्तर कितना आएगा। तो बिल्कुल ये कंसेप्ट लागू होता है। यदि आप सभी अभाज्य संख्याओं को जोड़ोगे और उनके योगफल में से यदि आप विषम अभाज्य संख्याओं के योगफल को घटाओगे तो उत्तर कितना आएगा बोलो? 2 आएगा। कैसे आएगा समझना, इधर देखना। मैंने यहाँ पे सभी अभाज्य संख्याएं लिख रखी है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अब मैं यहाँ संख्या लिख रहा हूँ, देखना। ये 2 हो गई आपकी पहली, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं जोड़ रहा हूँ सभी अभाज्य संख्याओं को, 3, फिर 5, फिर आपका 7, फिर आपका क्या आएगा बोलो? 11, फिर आपका 13, फिर आपका, और ये डॉट 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 कहाँ तक जुड़ेगा बोलो? प्लस अनंत, ठीक है। 2 से लेके मैंने अनंत तक सारी अभाज्य संख्याएं लिख दी, ठीक है। सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल हो गया, ये बोलो हो गया। अब सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल में से मुझे विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल घटाना है, तो विषम अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है बोलो? 3 से शुरू होगी, क्योंकि 2 तो सम है। विषम अभाज्य संख्या लेनी है तो बताओ कहाँ से लेंगे? 3 से। अब इनको हमें घटाना है, घटाने के लिए आप सभी जानते हो माइनस का चिन्ह आता है, तो बताओ क्या आ जाएगा? -3, -5, -7, -11, -13, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये संख्याएं आपकी कहाँ तक चलेगी बोलो? आप सभी जानते हो संख्याएं आपकी चलेगी, क्या हो रहा है ये? अरे यार,
ये आपके चलेगी माइनस अनंत। ठीक है, तो बताओ देखो ये +3 से, ठीक है, आइए अब मैं इनको काट रहा हूँ, देखना ये आपका +3 से -3 कैंसिल आउट, +5 से -5, +5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, +7 से -7, +11 से -11, +13 से -13। ठीक है, और ये आपका प्लस अनंत से माइनस अनंत। ठीक है, बताओ क्या बचा, क्या बचा यहाँ पर, केवल और केवल यहाँ पर आपका क्या बचा, बोलो 2 बचा, केवल और केवल आपका क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा। ठीक है, तो ये 2 ही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यानी ये आपका कंसेप्ट है कि यदि सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल में से विषम अभाज्य संख्याओं के योगफल को यदि हम घटाएं, घटाने के बाद में आपका जो आंसर आएगा, उत्तर आएगा, वो कितना आएगा, 2 आएगा। आगे और एक कंसेप्ट की बात करते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करिए और सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करके और उनका जो गुणनफल आएगा उसमें आप मुझे यूनिक डिजिट बताइए, इकाई अंक बताइए कि इकाई अंक कितना होगा। तो आप सोचोगे कि सभी अभाज्य संख्याएं पता ही नहीं है तो इकाई अंक कैसे बताएंगे, कैसे गुणा करेंगे, गुणनफल कितना आएगा। तो देखो यहाँ भी एक कंसेप्ट है, बिल्कुल गुणनफल आएगा। यदि सभी अभाज्य संख्याओं को आप गुणा करो तो उसके गुणनफल के एक अंत में जो इकाई का अंक होता है वो आपका 0 आता है। कैसे आता है देखना, जैसे 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी, बोलो 3 के बाद कौन सी आएगी, 5 के बाद आएगी आपके 7 के बाद 9 नहीं आएगी, ये 9 हटा दी मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद में ये देखो संख्याओं का कोई अंत नहीं है, यह आपकी अनंत तक संख्याओं को गुणा करना। अब मैं गुणा कर रहा हूँ, देखो बोलो 2 तिया 6, ये आपका हो जाएगा 6। फिर 6 को आप गुणा करोगे किससे, 6 पंजे 30, 6 पंजे कितना गया, बोलो 30 आ गया। और जैसे ही एक बार आपके पास गुणा में क्या आ गया, 0 आ गया। जैसे ही आपने 6 को 5 से गुणा किया 30 आ गया। अब 30 को आप 7 से गुणा करो, 7 तिया 21, 210 हो जाएगा। फिर 210 को आप 8 से गुणा करो तो 21 अंटे आपका 168 यानी 1680 हो जाएगा। गुणनफल के अंत में क्या आएगी, 0 आएगी। गुणनफल के अंत में क्या आएगा, 0 आएगा। यानी उसका गुणनफल के अंत में जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 0 निकल के आएगी आपकी। यानी गुणनफल जो आएगा आपका, उसका जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक गुणनफल जो निकल के आएगा उसका इकाई अंक होगा वो क्या होगा, आपका 0 होगा। इकाई अंक आप सभी जानते हो, जब संख्याओं को हम हल करते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग करते हैं, दाईं तरफ से जो पहला अंक होता है हमारा, जब संख्याओं गिनते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 4 5 6, तो बताओ इकाई अंक क्या हो गया, 6। दाईं तरफ से जो पहला अंक होता है वही क्या कहलाता है, संख्या का इकाई अंक कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे ही आपके गुणनफल के अंत में 0 आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि जैसे ही आपने एक बार अगर गुणा में 0 आ गया तो गुणा आप कितनी बार गुणा करते जाओ, पूरी जिंदगी भर गुणा करो, उस गुणा में आप 0 को कभी हटा नहीं सकते। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो यहाँ पे 2 दिख रहा होगा आपको, इसमें आपको 2 नजर आ रहा होगा और इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, 5। यानी यदि 2 को किसी भी 2 को आप देखो, 2 यहाँ पे लिख रहा है और 5 यहाँ पे है, 2 और 5 हमेशा गुणा में क्या देते हैं, हमें 0 देते हैं। यानी 2 को और 5 को जब गुणा किया जाता है तो हमें क्या देते हैं, वो 0 देते हैं। यानी 2 को आप यदि 5 से गुणा कर दोगे तो वो गुणनफल के अंत में हमें क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, आइए एक और बात करते हैं कि यदि मैं दूसरा कंसेप्ट, ये आपका पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट हो गया। तीसरे कंसेप्ट की ओर यदि हम बात करें तो यदि मैं सभी विषम अभाज्य संख्याओं को गुणा करूं और आपसे पूछूं कि गुणनफल के अंत में जो आएगी, वो गुणनफल के अंत में जो संख्या निकल कर आएगी, गुणनफल उसका कुछ ना कुछ आएगा, उसका इकाई अंक क्या होगा, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, वो हमेशा आपका 5 होगा। देखना कैसे, अब सभी विषम अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है तो 2 को तो छोड़ ही देंगे क्योंकि ये तो सम है। 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा, और कहाँ तक जाना है आपको, संख्याएं कहाँ तक होती है, बोलो अनंत तक होती है। गुणा करके देख लो, जैसे ही आप इनको गुणा करोगे तो 3 पंजे 15, 15 में इकाई अंक क्या आया, 5, 5 को गुणा करो, 5 7 35, 35 में इकाई अंक क्या आया, 5। फिर आगे गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे, बोलो, देखो 3 पंजे 15 में इकाई अंक 5, 5 7 35, इसमें इकाई अंक 5।
फिर 7 के बाद संख्या कौन सी आएगी बोलो? 7 के बाद संख्या आएगी 11, 5 55 में 5, फिर उसके बाद 13 पंजे 65 में 5। यानी इस 5 को आप हटा नहीं सकते, ये 5 आपका चलता ही रहेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि यदि आप 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करते हो, 5 को आप किसी भी विषम संख्या से गुणा करोगे तो वो आपको इकाई अंक 5 देगा। 5 को यदि आप किसी भी विषम संख्या से गुणा करोगे तो वो इकाई अंक आपको क्या देगा? 5 ही देगा। 5 एकम 5 में 5, देखो 5 एकम 5 में 5, 5 दूना 5 तिया 15 में 5, 5 आम 25 में 5, 5 साते 35 में 5, 5 नाम 45 में 5। और 5 को यदि आप किसी भी सम संख्या से गुणा करते हो तो वो हमेशा इकाई अंक आपको क्या देगा? 0 देगा। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है। तो इसमें आपके 5 के साथ 2 आ रहा है तो इसलिए 0 आया, इसमें 5 के साथ क्या आ रहा है बोलो? 3 आ रहा है, इसलिए क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपके समझ में आई होगी। मुझे उम्मीद है आगे की हम अभाज्य संख्याओं के ऊपर हम कुछ एक सवाल करेंगे। ठीक है, कुछ एक इसके ऊपर कंसेप्ट भी लागू होते हैं, सवाल भी बनते हैं, किस प्रकार के बनते हैं थोड़ा देखना इधर आप। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं, इसके ऊपर अभाज्य संख्याओं के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, तो वो सवाल मैं आपको बिल्कुल सोल्व करवाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अपने हिसाब से आपको शीट डाल दी जाएगी, शीट में से मैं सवाल सोल्व करवा दूंगा। एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पे, देखना मैं सवाल लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, एक 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं तीन क्रमागत अभाज्य संख्याएं अरे क्या हो रहा है ये? इस प्रकार है कि उनमें से प्रथम 3 का गुणनफल, उनमें से प्रथम 3 का गुणनफल 385 तथा अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तीनों संख्याओं का योगफल बताइए। तीनों संख्याओं का आपको योगफल बताना है। तो आइए, 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, इस प्रकार ली गई है कि प्रथम 3 का जो गुणनफल है वो कितना है? 385, और अंतिम 3 का जो गुणनफल है आपका वो कितना है बोलो? 1001 आपको दे रखा है। तो आपको इसमें बताना है कि तीनों का आपको इसमें क्या बताना है? तीनों संख्याओं का आपको योगफल बताना है। आइए देखते हैं सवाल को किस प्रकार से हल होगा। और ये सवाल भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। देखो 3 संख्याएं दे रखी है आपके, क्रमागत है। क्रमागत का मतलब, क्रमागत संख्याएं आपकी, क्रमागत का मतलब पहली संख्या मान ली मैंने a,
इसका बेसिक अप्रोच से करते हैं। पहली संख्या मान ली मैंने ए, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी बोलो बी, तीसरी कौन सी सी, और कितनी संख्या है यहाँ पे 3 क्रमागत, सॉरी 3 नहीं है, एक मिनट थोड़ा करेक्शन कर लेना सवाल में। ये 3 प्रथम 3 का गुणनफल 1001 है, हाँ 4 है भाई 4, ठीक है। 4 क्रमागत अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि उनमें से प्रथम 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल आपको 1001 दे रखा है, और आपसे पूछा है कि चारों संख्याओं का योगफल कितना होगा, चारों संख्याओं का, ठीक है। तो पहली ए क्रमागत का मतलब लगातार, बी, फिर सी के बाद कौन सी आएगी बोलो डी। प्रथम 3 का गुणनफल, यानी प्रथम 3 का जो गुणनफल दे रखा है वो कितना दे रखा है 385। तो प्रथम 3 तो यही हो गई ए बी और सी, यानी ए गुणा बी गुणा सी, ये बराबर आपको कितना दिया है 385 दिया है, ठीक है। अंतिम 3 का गुणनफल कितना दे रखा है 1001। तो बोलो अंतिम 3 कौन सी हो गई बी सी और डी, यानी अंतिम 3 हो गई आपके बी गुणा सी गुणा डी, और इनका गुणनफल कितना दिया है बोलो 1001 दिया है, ठीक है। इनका गुणनफल आपको 1001 दे रखा है। अब मुझे आप ये बताइए, हम इसमें ये तो गया आपका समीकरण नंबर 1 और दूसरा गया आपका समीकरण नंबर 2, यानी मुझे कोई ऐसी अप्रोच लगानी है कि इसमें से हम एक संख्याओं को यानी 2 संख्याओं को भगा दें और एक संख्या हमारे पास में बच जाए। तो उसके लिए हमें समीकरण नंबर 1 में जैसे हम समीकरण नंबर 2 का भाग लगाएं, तो देखिए संख्याएं कटेगी पूरी बार। ये समीकरण नंबर 1 में आप समीकरण नंबर 2 का भाग लगाओगे तो देखना ये आपका, देखो b से b कट गया, क्योंकि आपको इसमें आप थोड़ी सी नज़र घुमा के देखो कि इसमें आपको कॉमन संख्याएं कुछ कटती हुई नजर आ रही है कि अगर हम भाग लगाएं तो अगर आप समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग लगाओगे तो बताओ यहाँ से आपका b से b कट जाएगा, ये आपका c से c कट जाएगा, इधर तो बचा a, इधर बचा आपका d। अब ये कन्फर्म बात है कि अगर इधर 2 संख्याओं से 2 बार कटा है तो इधर भी 2 संख्याओं से 2 बार कटेगा, फिक्स है ये। इधर भी कितनी बार कटेगा बोलो 2 बार ही कटेगा, ठीक है। इधर भी आपका ये 2 बार कटेगा, ध्यान रखना ऐसा। अब देखना इधर, एक मिनट थोड़ा सा, ये देखना 385 को काटो आप 1001, 385 को काटो किससे कट जाएगा, ये 5 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, 7 से काट के देखो, ये 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, ये आपका 7 एकम 7 कट जाएगा, क्या 2 बचेगा, 7 चौकू, हाँ बिल्कुल 7 से कट जाएगा। 7 से काटो इसको, देखिए 7 से इसको आप काटोगे तो बताओ 7 से अगर इसको आप काटोगे तो ये कितनी बार 7 पंजे 35, कितना बचा बोलो 3 बचेगा, 35 हो जाएंगे, फिर 7 पंजे 35 55 बार। 7 से इसको काटोगे 7 एकम 7, फिर आपका कितना बचेगा 3 बचेगा, 30 हो जाएंगे, 7 चौकू 28, और फिर कितनी बार कटेगा 2 बचेंगे, 7 तिया 21, 143। फिर से आप इसको काट दो, जैसे आप इसको काटोगे तो बताओ अब इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये 143 को, तो 11 से काट दो, 11 5 55, और 11 से हम इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, और आपका कितना बचेगा 3 बचेगा, 11 तिया 33, 5/13। अब इधर तो आपके पास क्या बचा a, इधर आपके पास बचा d, और यहाँ पर आया आपका 5, नीचे आया आपका 13। गणित में हमारे एक नियम चलता है, जो जिसके सामने वो उसका मान। a के सामने कौन बोलो 5, d के सामने कौन 13, यानी पहली संख्या आ गई आपके पास में 5, लास्ट वाली संख्या आ गई आपके पास में 13। तो बताओ a, हमने यही तो संख्या मानी थी, b और c और d, ठीक है। इनका आपको योगफल निकालना है। इनका आपको क्या निकालना है, आपसे पूछा है चारों संख्याओं का योगफल, यानी a प्लस b प्लस c प्लस d। तो बताओ पहली संख्या तो आपके पास में कौन सी निकल के आ गई, पहली संख्या आपके पास में निकल के आ गई, देखो लिखा हुआ है वहाँ पे पहली संख्या कौन सी आई 5, पहली संख्या आपके पास में कौन सी आ गई 5, और लास्ट वाली संख्या कौन सी आ गई आपके पास में 13 आ गई, ठीक है। अब आप सभी जानते हो क्रमागत प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है, सॉरी क्रमागत अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है।
तो 5 के बाद कौन सी आएगी? 7। बी का मान 7 आ गया। 7 के बाद कौन सी आएगी बोलो? 11। सभी को आपसे बोला है जोड़ने के लिए, तो जोड़ दो। ये आपका कितना हो जाएगा बोलो? 13 और 11 कितना हो गया आपका? 24 हो जाएगा। 24 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 31। 31 और 5 कितना जाएगा आपका? 36 इज योर आंसर। ठीक है, तो 36 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप, ये इसका बेसिक अप्रोच हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे सोच के भी कर सकते हो, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। देखिए, इसको आप ऐसे दूसरे तरीके से भी आप उड़ा सकते हो। ये इसका बेसिक अप्रोच मैंने इसको समझाया। आप, मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ बिल्कुल सही परफेक्ट समझ में आई होगी। आप इसको ऐसे भी सोच के भी कर सकते हो। देखो, 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपको 385 दे रखा है। 3 अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपको दे रखा है, यानी a गुणा, क्या हो रहा है ये, अरे यार, a गुणा b गुणा c, ये आपको दे रखा है कितना? 385। अब 385 दे रखा है, तो आप सोचिए पहली संख्या कौन सी हो गई बोलो? अभाज्य संख्या को जैसे हम लिखते हैं, पहली हो गई 2, दूसरी हो गई 3, तीसरी हो गई 5 और ये हो गए आपके 7। ठीक है, और आगे की और आपके 11, आगे इस प्रकार चलती रहेगी। अब मुझे बताइए, तीनों का गुणनफल, 3 अभाज्य संख्याएं हैं, क्रमागत लगातार है, और उनका गुणनफल कितना दे रखा है? 385। तो बोलो 385 दे रखा है, तो 2 तो आएगा ही नहीं। 2 आएगा क्या बोलो? 2 का तो काम पहले से ही कैंसिल हो गया, खत्म हो गया काम 2 का, तो क्योंकि 2 तो इकाई अंक बोलो क्या आ रहा है? 5। तीनों को गुणा करे तो इकाई अंक क्या आएगा? 5। और आप सभी जानते हो 2 से गुणा करते इकाई अंक क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 2 से गुणा करते 0। और आगे बढ़े। अब देखो 3, देखो यानी इकाई अंक 5 आ रहा है, तो फिक्स बात है कि वे जो अभाज्य संख्याएं होगी, जो भी आपके निकल के आएगी, उसमें 5 तो होगा ही होगा, यानी 5 तो आना ही है पक्का। 5 तो पक्का आएगा, 5 कहीं नहीं जाएगा। अब देखो इधर, अब 5 तो आएगा, यानी ये तो आपको लेना ही लेना है। अब आगे की पीछे की देख लो, देखो गुणा करके देख लो, पीछे वाली से पहले 3 छूट गया, 5 या 15 और 15 सत्ते 105, यानी 3 भी नहीं आएगा। अब 5 से लो, 5 सत्ते 35 और 35 को यदि आप 11 से गुणा करोगे तो ये आपका 385 हो जाएगा। 3 संख्याएं आपको मिल गई, 5, दूसरी मिल गई आपको 7, तीसरी मिल गई 11 और इसके बाद वाली आप सभी जानते हो कौन सी हो जाएगी? 13। ठीक है, ये आपके 13 हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है इनका आपसे योगफल पूछा है, योगफल आप निकाल लो, सभी को जोड़ोगे तो योगफल कितना जाएगा बोलो? 36 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है साथियों, सभी दोस्तों को जिस प्रकार से मैंने सभी विद्यार्थियों को आज ये बात समझाई, सेकंड लेक्चर जो हमारा था इसका, वो आपके समझ में आई होगी। अगर आपके समझ में आई है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें एएमजी कंपटीशन एकेडमी को, और जो भी वीडियो को सभी लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद इस प्रकार से बना रहे। आगे हम और अच्छी क्लास, जो भी क्लास है उसमें और अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।